इससे पीछे वाले वीडियो में हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास का जो एक न्यूटन सेकेंड लॉ जो सेंटर ऑफ मास के लिए होता है वो होता है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो हमने देखा कहाँ से आता है, किस तरह से ये फॉर्मूला आता है, वो हमने देखा। अब मैं इस फॉर्मूला को आपको क्लियर करूँगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम में इस फॉर्मूला को कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू ए सी क्या होता है। तो मेरे पास क्या है, हम लोग के पास है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, ये देखिए एम इंटू ए सी। इसमें ए सी क्या है, सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ मास, और ये एक वेक्टर इक्वेशन है सेंटर, और इसका डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो में देखा। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बाकी चीज़ें क्या हैं। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या है, एम ए सी। इफ़ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम देयर विल बी नो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए सी जो है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग डिराइव कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जिस कह सकते हैं इसे, और वो क्या क्या है वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए सी का पहला पॉइंट आ रहा है कि इफ़ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम देयर विल बी नो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिस्टम मतलब आप समझ रहे हैं, सिस्टम का मतलब है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, सिस्टम ऑफ 2, 3, 4 बॉडीज़ हो सकता है, रिजिड बॉडीज़ या एनी काइंड ऑफ थिंग्स। सो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम देयर विल बी नो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। एफ एक्सटर्नल जीरो कीजिए तो ए सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट है इफ ड्यू टू एनी रीजन पार्टिकल्स आर मूविंग इन ए सिस्टम विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स दे विल मूव इन सच ए वे दैट पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। अच्छा, यहाँ इसका क्या मतलब है, सेकेंड पॉइंट को देखिए कि किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन मतलब क्या, यहाँ पे मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, फिर भी पार्टिकल्स के बीच में एक सिस्टम है, उसके बीच में आपस में इंटरैक्शंस हो रहा है, तो वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। तो सिस्टम जो भी हमने सिस्टम माना है उसमें इंटरनल फोर्सेस की वजह से अगर मोशन हो रहा हो तो सेंटर ऑफ मास का तो कोई मोशन होगा नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। तो उस केस में जब सेंटर ऑफ मास का कोई मोशन नहीं है और इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्यों चेंज होगा। अगर वो रेस्ट में है तो पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए, और अगर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी नहीं चेंज होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट ये एज्यूम करता है कि अगर वो रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, उसका कोई पोजीशन चेंज नहीं होगा। नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली इंटरनल फोर्सेस, नो एक्सटर्नल फोर्सेस देयर। इस केस में सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल देखेंगे सेकेंड पॉइंट को क्लियर करने के लिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट होता है इफ़ इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, सेंटर ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट में है देन एट एनी टाइम सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं हो गया। तो सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है वो लगभग सेम टाइप का ही है, दो बार लिखा गया है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इफ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए कहा ना कि एसी का मतलब है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो का दो मतलब है, एक है या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो जिस वेलोसिटी से मोशन में है उसी वेलोसिटी से रहेगा। तो फोर्थ पॉइंट यही कहता है कि इफ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट विल नॉट चेंज, इट विल मीन व्हाट, वेलोसिटी विल नॉट चेंज। ठीक है, जो वेलोसिटी है उसी से चलता रहेगा। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए, अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखा इससे पीछे वाले पेज में, तो इसमें हम ये समझते हैं कि सपोज करो ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है, एक ब्लॉक है, ये ट्रायंगुलर वेज है जिसके ऊपर में एक ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है ट्रायंगुलर वेज के ऊपर में, और स्मूथ सरफेस है। ये जो सरफेस है स्मूथ है, लिख दिया है मैंने यहाँ पे, और इसका डायमेंशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ वेज जो है इंक्लिनेशन का 30 डिग्री है, और वेज का मास 10 kg है, और इंक्लाइन जो है, जो इंक्लिनेशन सरफेस है, इसका लेंथ जो है 10 मीटर है। तो 10 मीटर हो गया, 30 डिग्री हो गया, 10 kg हो गया, 2 kg हो गया, और स्मूथ सरफेस हो गया। ठीक है, वेज और बॉल। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि सपोज को इस कंडीशन में से छोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, 2 kg ब्लॉक जो होगा वो धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, और वेज क्या होगा, जैसे जैसे ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे ये वेज क्या होगा, दाएं तरफ इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये वेज इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा।
तो वो हमें देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। इफ़ द अबव सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज व्हेन 2 kg ब्लॉक टचेज द ग्राउंड। ठीक है, ये यहाँ से स्लाइड करना शुरू हो गया होगा और फिर ग्राउंड को टच करेगा। तो जिस समय इसका ये वाला एंड ग्राउंड को टच करेगा, मान लीजिए 10 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट जब कवर करेगा, तो उस समय आपका क्या होगा, वेज का वेलोसिटी क्या होगा, यही पूछा गया। फाइंड द वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। तो वेज इधर आएगा, ब्लॉक इधर आएगा, इस तरह से कुछ मोशन हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं और जिससे कि क्लियर होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास है। सिस्टम में क्या है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, मैंने वेज और ब्लॉक दोनों मेरा सिस्टम है। तो जब दोनों सिस्टम है, दोनों को सिस्टम ले लेते हैं, तो इन दोनों पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स वो डाउनवर्ड है। तो हॉरिजॉन्टल में इस तरफ जो है कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग कह सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट में है सेंटर ऑफ मास, तो फाइनली भी वही रहना चाहिए सेंटर ऑफ मास। मतलब इसको बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स सी एम शुड बी इक्वल टू 0। डेल्टा एक्स सी एम क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तो 0 होना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए क्या करते हैं, अलोंग हॉरिजॉन्टल एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इज 0, डेल्टा एक्स इज 0। ठीक है, तो डेल्टा एक्स सी का फॉर्मूला क्या है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाई m1 प्लस m2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब m1 क्या है, ब्लॉक है, और m2 क्या है, वेज है। सपोज कीजिए कि m1 मैंने 2 kg है और m2 10 kg है। ठीक है, अब डेल्टा x1 क्या हो गया, m1 का डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा x2 m2 का डिस्प्लेसमेंट, और m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हमें सीखने वाली बात है, सबसे अच्छी बात यह है कि जो डेल्टा x1 है और डेल्टा x2 है वो किसके रेस्पेक्ट में है। तो इस प्रॉब्लम का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इसमें जो डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x, ये सब क्या है, ये किसी भी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, मतलब आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना होगा। अब आप कहिएगा कि इसी के रेस्पेक्ट में लिख दीजिएगा m1 का डिस्प्लेसमेंट m2 के रेस्पेक्ट में, और ये फॉर्मूला लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो आपके लिए क्या है, डेल्टा x1 जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना होगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये मान लीजिए ये एक पोजीशन है, और जब ब्लॉक यहाँ पर आता है तो शिफ्ट होकर के वेज यहाँ आ गया है इस वाले लोकेशन में। ठीक है, इस वाले लोकेशन में आ गया है। तो ये जो कितना शिफ्ट हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना शिफ्ट हुआ है ग्राउंड पे देखिए, फिर ये कितना शिफ्ट हुआ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कितना शिफ्ट हुआ है वेज के रिस्पेक्ट में, वो सब हम लोग देखते हैं। एकदम इजी है, समझ में आ जाएगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए लिखते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। इसी से आ रहा है आपका, इसी इक्वेशन से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्या एक काम, ये आपका हो गया। तो डेल्टा x1 जो है ये आपका डेल्टा x2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M, कैपिटल M मतलब वेज, और स्मॉल m 2 kg और कैपिटल M 10 kg, ये दिया हुआ है। तो अब हम एक काम करते हैं, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ये हमें पता है। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, फाइनली हमें निकालना है डेल्टा x1 विच इज हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए हमें कुछ ट्रिक लगा रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू वेज निकाल लेते हैं क्योंकि वो ईजी है। तो विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, कैपिटल M के रिस्पेक्ट में देखिए वेज यहाँ से लेकर के यहाँ आया है। कैपिटल M मतलब वेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये इंक्लाइन की तरफ इतना आया है, तो हॉरिजेंटल की तरफ कितना आया है, जितना हॉरिजेंटल ये डिस्टेंस है उतना आया है। ठीक है, वेज के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये L है तो ये L cos 30 डिग्री हो गया। तो मतलब वेज के रिस्पेक्ट में हॉरिजेंटली L cos 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं L cos थीटा, थीटा अभी लिखते हैं 30 डिग्री को। तो डेल्टा x स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M L cos थीटा, आई कैप लिख सकते हैं इसको, या माइनस आई कैप, क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो ये नीचे इधर आ रहा है, तो वेज के रिस्पेक्ट में बाईं तरफ गया ऐसे। ठीक है, मान लीजिए कि वेज नहीं मूव कर रहा है, वेज के रिस्पेक्ट में बोलने का मतलब ये हो गया कि वेज नहीं मूव कर रहा है, वेज पर आप खुद बैठ जाइए।
तो कैसा लगेगा कि ये इधर से इधर आया है, मतलब कि इस लोकेशन से इस लोकेशन आया है, तो इसलिए माइनस आई कैप। ठीक है, और इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स स्मॉल एम माइनस डेल्टा एक्स कैपिटल एम। ठीक है, ये बाई फॉर्मूला डेल्टा एक्स का जो फॉर्मूला होता है, वेक्टर साइन देना चाहिए यहाँ भी, वो हो गया एल कॉस थीटा। तो डेल्टा एक्स स्मॉल एम यहाँ से मिल जाएगा, देखिए डेल्टा एक्स स्मॉल एम हो गया डेल्टा एक्स स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस डेल्टा एक्स एम, मतलब इसी से हम ये इक्वेशन पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कितना है, एल कॉस थीटा माइनस आई कैप, और डेल्टा एक्स कैपिटल एम जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो माइनस स्मॉल एल कॉस थीटा प्लस डेल्टा एक्स कैपिटल एम, ये हमने कर दिया। ठीक है, आई कैप मान लीजिए बाहर में लिखते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डेल्टा एक्स कैपिटल एम क्या है, यह वेज कितना राइट की तरफ गया है। ठीक है, और ये एल कॉस थीटा वेज के रिस्पेक्ट में गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप खुद टाइम दे करके सोचिए कि ये कैसे हो रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो थोड़ा यहाँ आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी। ये इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं, स्मॉल एम, वही फॉर्मूला लगा देते हैं वहाँ पर, ये जो है ना, ये इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं। डेल्टा एक्स वन मतलब स्मॉल एम, तो डेल्टा एम डेल्टा एक्स एम प्लस कैपिटल एम डेल्टा एक्स कैपिटल एम इज इक्वल टू 0। सो स्मॉल एम इंटू डेल्टा एक्स कैपिटल एम माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से लिख दे रहे हैं हम लोग, इसका वैल्यू ये रख दिया हमने। ठीक है, ये वाला वैल्यू जो है माइनस एल कॉस थीटा प्लस डेल्टा एक्स कैपिटल एम, डेल्टा एक्स स्मॉल एम के जगह पर वैल्यू रख दिया, तो हमारे पास इस कैपिटल एम इंटू डेल्टा एक्स एम इक्वल टू 0। देखिए, तो एम एल कॉस थीटा हो गया, डेल्टा एक्स एम इक्वल टू स्मॉल एम एल कॉस थीटा बाई एम प्लस एम, ये आपका आ गया आई कैप, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो क्या हो गया इससे ये आपका क्लियर हो गया कि जो वेज है वो दाईं तरफ प्लस आई कैप आया है, मतलब दाईं तरफ इतना डिस्टेंस मूव किया है। ठीक है, कब, कब इतना मूव किया है, जब वेज जो ब्लॉक जो है ग्राउंड को टच करता है, जब ब्लॉक ग्राउंड को टच करता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट दे जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने समझा दिया कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल। यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डेल्टा एक्स सी एम को 0 करके ये निकाल लिया। अब इसी तरह से वेलोसिटी की बात करते हैं अगर हम, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, तो जैसे जिस तरह से डेल्टा एक्स का फॉर्मूला उसी तरह वेलोसिटी का आ जाएगा, डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कैपिटल एम वी सी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस, ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, तो इसे हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। स्मॉल एम मास इंटू वेलोसिटी जो है, ये टर्म लीनियर मोमेंटम कहलाता है। एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए सब पर वेक्टर साइन दिया हुआ है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम देखिए क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एम इंटू वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास लेते हैं और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेते हैं, तो मास टाइम्स वेलोसिटी को लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हम लोग। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें देख लीजिए केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं ऑन द सिस्टम, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, मतलब कांस्टेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए सी हमें पता था, हमने कहा था कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, याद होगा, तो ए सी 0 रहेगा। तो ए सी 0 का क्या मतलब है, अगर कोई सिस्टम है और वो मूव कर रहा है लेकिन उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज होगा नहीं, तो इसलिए मोमेंटम चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इसलिए मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो, अगर हम टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेंगे तो वो बराबर होता है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो कैपिटल एम वी सी इज इक्वल टू m1 v1 प्लस
m2v2, ये आपका फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास और पार्टिकल का इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम को किस तरह से ये रिलेट करता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया। इफ देयर इज, रिपीट करता हूँ, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम then the total linear momentum of the system remains conserved. This is called conservation of law of conservation of linear momentum. तो नो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो जरूर डायरेक्शन की बात करते हैं। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है कि एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं, तो हो सकता है कि वाई और जेड में फोर्स लग रहा है लेकिन एक्स में नहीं लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। देखते हैं आगे जा करके, ये भी देखेंगे। तो डेल्टा वी सी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी सी इक्वल टू m1 डेल्टा v1 प्लस m2 डेल्टा वी कैपिटल M इंटू डेल्टा वी सी इक्वल टू m1 डेल्टा v1 प्लस m2 डेल्टा v2। ये इक्वेशन भी हमने पहले देख रखा है, ठीक है। तो डेल्टा वी सी जीरो होगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो m1 डेल्टा v1 प्लस m2 डेल्टा v2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जो हो गया m1 v फाइनल माइनस v इनिशियल प्लस m2 v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये क्या हो गया, ये आपका अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो डेल्टा वी सी क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा वी सी जीरो का मतलब हो गया ये आपका टोटल लीनियर मोमेंटम जो होगा वो नहीं चेंज होगा। तो इसको हम लोग अगर फाइनल को एक तरफ और इनिशियल को एक तरफ लिखते हैं पूरे सिस्टम में, इसमें अगर हम लोग फाइनल और इनिशियल को एक तरफ लिखते हैं तो m1 vf1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 फाइनल, ये लिख सकते हैं। इसको केवल रीअरेंज करना है। जितना i1 है, i1 मतलब इनिशियल, फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल, सेकेंड पार्टिकल का इनिशियल i2, इसको लेफ्ट हैंड ले जाएंगे, इसको राइट हैंड ले जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये इक्वेशन आता है, ठीक है। ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड में जो दिख रहा है वो सारे पार्टिकल जितने हैं m1 m2 m3 m4, ये सारे का इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। वेक्टर साइन है, लीनियर मोमेंटम है, और इधर जो है वो क्या है, फाइनल लीनियर मोमेंटम है। इस पर भी वेक्टर साइन देना चाहिए, नहीं दिए हैं, छोड़ दिए हैं भूल मिस्टेक से, तो यहाँ भी वेक्टर साइन होगा, ठीक है। तो P इनिशियल इजकल टू P फाइनल, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। When नो एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियल जो है वो फाइनल के बराबर हो जाएगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इस पर एक एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखिए जो बहुत क्लास 11 में बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत सारे बुक्स में मिलेगा आपको। अ मैन फायर्स अ बुलेट फ्रॉम हिज गन विथ स्पीड ऑफ बुलेट बीइंग कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द बुलेट इज 50 ग्राम एंड मास ऑफ मैन एंड गन टुगेदर इज 60 kg, ठीक है। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ मैन इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस लाइक आइस। तो स्मूथ सरफेस पे मतलब पैर से कोई रेजिस्टेंस इसको मिलने वाला है नहीं। तो जब वो गन को फायर करता है, हम जब गन को इस तरह से फायर करते हैं तो बुलेट जब यहाँ से निकलेगा इस तरह से स्पीड से, तो क्या होगा कि उसको वापस ऐसे धक्का लगेगा पीछे की तरफ। तो धक्का लगेगा तो जब हमारे ज़मीन पैर में सटा होता है तो ज़मीन में फ्रिक्शन की वजह से हम पकड़ के रखता है पैर को ज़मीन, लेकिन वो आइस पर अगर खड़ा है तो वो स्लिप कर जाएगा। तो स्लिप करेगा तो उसको खुद को गन के साथ एक वेलोसिटी मिल जाएगा, उसी वेलोसिटी को हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर वो रिकॉइल वेलोसिटी देखेंगे क्या है, मतलब 50 ग्राम का एक बुलेट इस तरह से निकलता है और 60 kg का यहाँ पर आदमी है जो कि क्या है, बुलेट इसको गन को पकड़े हुए, तो उसका भी एक वेलोसिटी इस तरह से होगा। तो वो देखते हैं क्या वेलोसिटी होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल अप्लाई करके, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये मैन है गन के साथ और वो बुलेट को इस तरह से फायर कर दिया है। तो जैसे ही बुलेट इधर निकलेगा, इधर कुछ वेलोसिटी से दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक जैसे ही मिलेगा वैसे ही इसको भी एक वेलोसिटी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो है बुलेट और मास दोनों का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो इनिशियली तो कोई मोमेंटम नहीं है, बुलेट गन के अंदर है, रेस्ट में है, मैन भी रेस्ट में है, कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स है बुलेट गन के अंदर स्प्रिंग की वजह से है, तो ये सारा इंटरनल हो रहा है। स्मॉल एम और कैपिटल एम मतलब मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन, इन दोनों को अगर सिस्टम ले लें
तो एक्सटर्नल फोर्स कहीं से नहीं लग रहा है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है इनिशियल वो फाइनल के बराबर होगा। इनिशियल का मतलब फायरिंग से पहले और फाइनल का मतलब फायरिंग के बाद। तो फायरिंग से पहले तो मोमेंटम जीरो है टोटल, तो फायरिंग के बाद भी जीरो होना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन मैन प्लस गन प्लस बुलेट सिस्टम, सो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। मान लीजिए वी बी है वेलोसिटी ऑफ बुलेट और वी एम है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ गन। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग लिखेंगे, लेट कैपिटल एम मास ऑफ मैन प्लस गन, स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट। तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल लिखने का मतलब हो गया इनिशियल जीरो और फाइनल क्या है, फाइनल है कैपिटल एम इंटू वी एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी बी। तो स्मॉल एम इंटू वी एम प्लस, अब 50 ग्राम दिया हुआ है, किसका वजन, बुलेट का वजन कहाँ है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम है और ये केजी एसआई सिस्टम में सॉल्व करना है, तो 50 ग्राम को हमें क्या करना होगा, केजी में कर देना होगा। तो 0.05 क्या हो गया, केजी। तो 0.05 केजी इंटू 20 क्या है, वेलोसिटी है। तो v कैपिटल एम इक्वल टू -1/60 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस क्यों आया, माइनस का मतलब हो गया कि बुलेट राइट तरफ फायर्ड हुआ है, तो मैन और गन का वेलोसिटी जो होगा वो बैकवर्ड पीछे की तरफ होगा। ठीक है, माइनस इसलिए आया है ये -1/60 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैन और गन का जो स्पीड होगा वो पीछे की तरफ -1/60 मीटर पर सेकेंड होगा। यही आपका रिकॉइल वेलोसिटी है। क्लियर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में हमने एक एग्जांपल देखा, समझ भी गए क्या होता है। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल है, इफ F एक्सटर्नल इक्वल टू 0, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, अब P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल एक वेक्टर इक्वेशन है, तो इस वेक्टर इक्वेशन को हम लोग 3 स्केलर इक्वेशन में लिख सकते हैं अलॉन्ग x, y एंड z। ये हमने कई बार देखा है। तो Pxi इक्वल टू Pxf, Pyi इक्वल टू Pyf एंड Pzi इक्वल टू P। i मतलब इनिशियल, f मतलब फाइनल। ठीक है, तो ये स्केलर इक्वेशन हो गया। x एक्सिस के अलॉन्ग y और z एक्सिस के अलॉन्ग लिख सकते हैं। fx इक्वल टू 0, fy इक्वल टू 0, fz इक्वल टू 0, ये क्या है, इनका कंडीशन है। ठीक है, x में तभी लिखेंगे ये इक्वेशन जब x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, y एक्सिस में तभी लिखेंगे जब y एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, केवल z एक्सिस में तभी लिखेंगे जब z एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है। क्लियर, ये तीनों कंडीशंस हैं आपको। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने देखा कि क्या होता है और कंडीशन क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो जैसे ही लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास को हम समझ जाते हैं, वैसे ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन के बारे में सीखते हैं कि कोलिजन क्या होता है। कोलिजन मतलब टकराना, दो पार्टिकल्स, दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज आपस में मोशन कर रहे हैं तो क्या होता है, टकरा जाता है। एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन कर रहे हैं तो क्या होगा, टकराएगा। तो टकराने के कई तरीके होते हैं, तिरछा टकराएगा, आमने सामने टकराएगा, पीछे से टकराएगा। तो कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं। कोलिजन का बेसिक लिटरल मीनिंग तो सबको समझ में आता है, टकराना। जब टकराता है तो क्या होता है, वो सब चीज़ अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं। During collision, if no external force is present, then the linear momentum will be conserved before and after the collision. ठीक है, जब कोलाइड कर रहे हैं दो बॉडीज M1 M2 कोलाइड कर रहे हैं, तो इसमें भी देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आता है। क्यों, अगर दोनों बॉडी जो है, दोनों बॉल है, दो बॉल, अगर दोनों बॉल को हम सिस्टम ले लें, तो जब ये टकराएंगे तो इंटरनल फोर्स होगा, ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा, दोनों आपस में टकराएंगे। कहीं बाहर से तो कोई फोर्स आ नहीं रहा है। तो M1 और M2 को अगर सिस्टम ले लें तो हम इसमें भी लगा सकते हैं कि इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल टोटल लीनियर मोमेंटम। अगर जिस भी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है उस डायरेक्शन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए केवल 2 डायमेंशनल कोलिजन पढ़ते हैं कि एक ही प्लेन में रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फ्रंट पर, उसमें कोलाइड हो रहा है, तो 2 डायमेंशनल ही पढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल कोलिजन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस में नहीं है। सो मान लीजिए कि ये M1 M2 दो मासेस हैं और V1 V2 उनका वेलोसिटी है। ठीक है, इफ़ V1 इज ग्रेटर देन, अच्छा देखिए ये कोलाइड कब करेगा, अगर ये दोनों V1 वेलोसिटी से और V2 वेलोसिटी से इस तरह से दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर इसका वेलोसिटी M1 का मैं कह दूं कि 20 मीटर पर सेकेंड और M2 का कह दूं 30 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे?
इसका 30 मीटर पर सेकेंड, इसका 20 मीटर पर सेकेंड, नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा आगे की तरफ भागते जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो ये तो कोलाइड करेंगे ही नहीं। तो कोलिशन का सबसे पहला कंडीशन ये हो गया कि अगर ये दोनों इस तरह से सेम लाइन ऑफ मोशन में हैं, तो सबसे पहले तो ये हो गया कि इनका वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इफ v1 इज ग्रेटर देन v2 देन ओनली कोलिजन विल टेक प्लेस। सो आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड, अदरवाइज दे विल नॉट कोलाइड। अब देखते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है। जब ये कोलाइड करते हैं, ये इस पर कोलाइड किया है, तो इसमें डायग्राम में थोड़ा सा तिरछा हो गया है, बट मानिए कि एकदम हॉरिजॉन्टली कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, तो कोलिजन के समय क्या होता है कि डिटेल में भी पढ़ेंगे एक चैप्टर में, यहाँ मैं जल्दी से बता के निकल जा रहा हूँ। जब ये कोलाइड करते हैं तो इनका इंटरनल फोर्सेस आपस में काम करता है, ठीक है। एक ये वाला फोर्स, ये जो है ग्रीन वाला बॉल जो है ऑरेंज बॉल पे लगाता है, ऑरेंज बॉल ग्रीन बॉल पे फोर्स लगाता है, और फोर्स की वजह से उनके बीच का जो सरफेस है, जो दोनों कांटेक्ट में है, वो डिफॉर्म होता है, इस तरह से डिफॉर्म होता है। तो डिफॉर्म हो जाने के, मान लीजिए दो रबड़ का बॉल है, दोनों आपस में जोर से टकरा रहा है, तो क्या होता है, रबड़ का बॉल थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, ठीक है, इमेजिन कीजिए। तो वो डिफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस होता है, बॉडी होता है, अंदर तक जाता है डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म होने के बाद बॉल में इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है कुछ हद तक, तो वापस बाउंस होता है, बाउंस होने के बाद वापस अलग अलग वेलोसिटी से फिर मूव करने लगता है। तो ये ड्यूरिंग कोलिजन हो गया, और ये आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, सो F12 और F21 इनका फोर्सेस हैं, ठीक है, और v1 डैश और v2 डैश जो है बाद में इनका वेलोसिटी हो गया। अब एक बार कोलाइड कर चुके हैं तो दोबारा ये कभी कोलाइड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा और इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। मैंने आफ्टर कोलिजन देखिएगा कि v2 डैश विल बी ग्रेटर देन v1 डैश, ठीक है, तो एक ही बार कोलाइड होगा। ये आपका हो गया कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन, और ये हो गया बिफोर कोलिजन। ये तीन हो गया कोलिजन के हो गया। m1, तो इसमें हम लोग कैसे लगाएंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, वेक्टर साइन के साथ। v2 डैश पे वेक्टर छूट गया, यहाँ भी वेक्टर साइन होगा, ठीक है। तो m1 v1 डैश प्लस m1 v1 प्लस m2 v2, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर, और ये क्या है, फाइनल। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ उससे मतलब नहीं, हम इनिशियल और फाइनल लिख रहे हैं, तो फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन, इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन। तो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, और फिर ये इस इक्वेशन से जो हमें निकालना है, जितना भी हम लोग निकाल सकते हैं वो निकालेंगे।